कर रहे हो? यो, इट्स स्टार्टेड नाउ। हाँ, ओके, इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, ओके। चलो आ जाओ। सो बेटा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर में, आपको अगर याद आ रहा होगा तो, स्टार्ट कर दिया था हमने हाउ टू पास जर्नल एंट्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट है मुन्ना, अच्छे से ध्यान दे देना सभी ने। आ जाओ, ठीक है, इसका पेन का साइज बराबर कर देता हूं, हाँ अब दिखेगा सभी को। सो हाउ टू पास जर्नल एंट्री हमने स्टार्ट कर दिया था। क्या लिखा था बेटा आपने लास्ट लेक्चर में? एक सिंपल सा रूल बताया था मैंने। रूल क्या था एक बार बता दो? दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, वो टाइप का अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करो, डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करो। यस और नो? और हमें कहां से समझेगा बढ़ेगा या कम होगा? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन पढ़ना है, मातृभाषा में कन्वर्ट करना है और चेक करना है कि वो अकाउंट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। बढ़ना कम होना मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल लेके बताता हूं। और किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई थर्ड पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। और एक और क्या था? क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, रियल लाइफ में सारी यही चीजें चलने वाली है। बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो, कम होता है तो डेबिट करो। इसका लॉजिक बता दिया था, प्लस माइनस वाला कैलकुलेशन लिख के। डेबिट बैलेंस और को और बढ़ाना है या वो बढ़ रहा है तो उसे क्या करो? डेबिट। क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है कहां से समझेगा? ट्रांजैक्शन से, बरोबर। अच्छा आपका सवाल, सर आपने बोला डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है बोलो? वेरी गुड, एसेट, ड्रॉइंग्स, वेरी गुड बेटा, डेटर्स, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये टाइप के अकाउंट का हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए डेबिट बैलेंस है। वेट, मैंने ये नहीं बोला कि हमेशा डेबिट होने वाले, ये अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते हैं, डेबिट भी हो सकते हैं, बट इनका हमेशा डेबिट बैलेंस है। और ये सारे अकाउंट का हमेशा असेट के अपोजिट लायबिलिटीज, ड्राइंग के अपोजिट कैपिटल, डेटर्स के अपोजिट एक्सपेंस के अपोजिट और लॉसेस के अपोजिट गेन्स और प्रॉफिट, जो कहना कह लो, इनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस है। सो ऑल एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंसेस। इफ दीज अकाउंट्स फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, if these accounts decrease will be credited, and all liabilities, capital, creditors, incomes and gains are always having credit balances. If these accounts further increase will be credited, if these accounts decrease will be debited. आ जाओ ना, थोड़ा सा इधर आ जाओ या उधर बैठ जाओ, है ना, थोड़ा सा आई टू आई कॉन्टेक्ट रखो अपने सबके फायदे के लिए, है ना। चलो बेटा आगे। सो ये समझ में आ गया रूल सभी को, सिंपल सा रूल है। ओके सर मैं नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन ज्वाइन करने वाली हूं, आ जाओ बेटा, ऑलवेज वेलकम, ऑलवेज वेलकम, है ना। चलो सो ये आपको सिंपल सा रूल समझ में आ गया। अब एक चीज ध्यान देना मुन्ना, अब मुझे आप कोई भी जर्नल एंट्री या कोई ट्रांजैक्शन बोलो, कोई भी ट्रांजैक्शन बोलो जो आपके दिल में आता है, मैंने बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, 100+ बच्चे हैं तो ट्रांजैक्शंस भी बहुत सारे आ सकते हैं, जो आपके दिल में आए मैं आपको ये रूल अप्लाई करके उसकी एंट्री पास करके बताता हूं। थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन रखते हैं, मजा आएगा। हाँ बोलो, एनीबॉडी? परचेस मशीनरी, मशीन परचेस किया, मैं सभी से पूछता हूं। चल बेटा ले तो मुन्ना, मशीन परचेस किया, ट्रांजैक्शन पढ़ना है। सबसे पहली स्टेप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अकाउंट, उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट होता है, उस ट्रांजैक्शन की वजह से कौन कौन से अकाउंट पे, ये जो मैं स्टेप बता रहा हूं ना, बाद में आपको हर बार ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आप एंट्री बोलोगे, सिर्फ आपको पहली बारी में डिटेल में बता रहा हूं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ, और हेलो, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी जब आप एंट्री पास करोगे यही रूल इस्तेमाल करना है। सर ये क्यों बोल रहे हो, मैं बताता हूं इसके पीछे की वजह। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं समझता, टैली को पर्सनल रियल नॉमिनल नहीं समझता। टैली के अंदर में जो ग्रुपिंग की है ये ग्रुप्स है टैली के अंदर में। अगर किसी ने टैली कोर्स कभी देखा सुना होगा तो उसमें ग्रुप्स होते हैं ना, है ना, तो ये वो ग्रुप्स है। अब आपको समझा है रूल कहां से खींचा है हमने, समझ में आए? ये कोई किताब में नहीं दिखेगा। तो टैली के अंदर में ग्रुप्स होते हैं। आगे जाके जब आप आर्टिकलशिप करोगे सीए इंटर की एग्जाम क्लियर होने के बाद, आपको कोई एक्सप्लॉइट करेगा, आपको यूज करेगा, वो कौन रहेगा? आपका बॉस, आपका मसीहा। और जितना ज्यादा आपको घिसेगा ना उतना ही आपके अंदर पॉलिश आएगी। सर आर्टिकलशिप हमने सुना उसके अंदर में बहुत मजा होता है, नो, लाइक जेल, बट आपने उसे एंजॉय करना है।
आपने देखना है कि और सामने वाला मुझसे कितना काम करवा सकता है। जितना ज्यादा आपके आंसू निकलेंगे उतनी ज्यादा आप आगे पैसे कमाओगे आर्टिकलशिप में। और आर्टिकलशिप में डमी आर्टिकलशिप किसी ने मत करना, सौगन ले लो आज ही। सर डमी क्या होता है? मेरे कोई रिश्तेदार है ना, बुआ फूफा चाचा चाची दोस्त यार के पापा मम्मी, हाँ हाँ जाके आ जाओ। तो अगर कोई सीए है तो जान पहचान वाले के यहाँ आर्टिकलशिप मत करना, तो आप छुट्टी मारोगे। आपको ऐसा लगेगा घर का ऑफिस है, ऑफिस नहीं भी गया तो क्या, आप अपने हिसाब से जो मजे वाला काम है वो लोगे, मेहनत वाला काम कोई और किसी और को दे दोगे। अपने आप पे रहम मत करना बिल्कुल भी। वो 3 साल है ना, जितना ज्यादा आप अपने आप को तकलीफ दे सकते हो उतना दे देना। जान पहचान वाले के यहाँ आर्टिकलशिप मत करना। कुछ बच्चे क्या करते हैं 100 में से, जान पहचान वाले के यहाँ आर्टिकलशिप करते हैं और ऑफिस जाते नहीं है, और 3 साल बाद सर्टिफिकेट ले लेते हैं आर्टिकलशिप कंप्लीटेड, और ऑफिस में कितने दिन गया? एक भी दिन नहीं गए। तो ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? डमी, DUMMY, डमी आर्टिकलशिप। इलीगल है, गलत है, और आप अपनी और अपने परिवार की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो, क्योंकि आपने कुछ सीखा ही नहीं ना। ये जो है ये एकेडमिक्स है, बट जो जिंदगी का ज्ञान है जिससे आप पैसे कमाने वाले हो, ये उसका बेस है। और असली नॉलेज कहां आएगा आपको? आर्टिकलशिप में। मैं आर्टिकलशिप में एक फर्टिलाइजर कंपनी का स्टॉक ऑडिट करने गया था। स्टॉक ऑडिट जैसे एक HDFC बैंक है, वो HDFC बैंक के पास उस फर्टिलाइजर कंपनी ने उसका स्टॉक गिरवी रखा था, फ्लोटिंग चार्ज था उसके ऊपर, और बैंक ने उसको ओडी दिया था। ओडी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, 3.5 करोड़ का माल था, 5-6 करोड़ रुपए का। तो HDFC बैंक ने हमें अपॉइंट किया और बोला जाकर के उस कंपनी का स्टॉक चेक करके आ, सही में 5.5-6 करोड़ का स्टॉक है क्या? और सीए जब बोल देता है और ठप्पा लगा के दे देता है कि जी हाँ उसके पास 5.5-6 करोड़ का स्टॉक है, तो बैंक भी सीए की बात पे यकीन करती है। सोचो आपके साइन और स्टैम्प के अंदर में कितनी पावर है। एज गुड एज आपने जो बोला वो सच है। समझ में आ रहा है सभी को? सो मैं वो फर्टिलाइजर कंपनी में गया था, मेरे साथ मेरे ऑफिस की 2 कुलीग और थी, 2 लड़कियां थी, है ना। लिटरली उसमें की एक लड़की चक्कर खा के गिर गई। इतनी स्मेल आती है फर्टिलाइजर के स्टॉक ऑडिट में, सब खत पानी रहते हैं ना, वो केमिकल रहता है, भयंकर स्मेल। वो वहां से वापस चली गई, बोले मैं नहीं कर पा रही हूँ, वो चली गई। दूसरी लड़की बोली मैं बाहर रुकती हूँ। मरा कौन? ये बैल। बॉस क्या बोला मेरे को? हरीश अब उन दोनों का काम भी तू कर, सारी चीजें कर, 2 दिन जाना पड़े वहां पे चलेगा। तो मैं 2 दिन गया, लेकिन उसके बाद मुझे एक चीज समझ में आई, बॉस तुमने सारा काम किया हुआ रहा ना, तो आज भी मेरे पास वो कंपनी का स्टॉक ऑडिट है। भले पहले मेरे बॉस के पास था, लेकिन अब मेरे पास है। सर आपने आपके बॉस का काम छीन लिया? नो, छीना नहीं, मेरी सर्विस अच्छी लगी, और अपन तो है ही दिमाग में आइस फैक्ट्री और मुंह में शुगर फैक्ट्री, तो किसी को पसंद आता है। तो सामने वाला क्लाइंट जो है, वो क्लाइंट बोलता है अरे हरीश तू जब भी आता है, वो पहले आपसे बात करता था, लेकिन अब दोस्ती यारी होगी तो तू तड़ाके से मेरे से बात करता है ना, उससे ज्यादा पैसा देता है। कभी भी बात करा, आज उस कंपनी का एमडी है, कम से कम 600-700 करोड़ की नेटवर्थ है उस इंसान की। वो अगर अपने से डायरेक्टली बात कर रहा है, उसके बेटी का बर्थडे रहता है तो अपने को बुलाता है, घर पे कुछ फंक्शन है तो बुलाता है, तो अपन ने इज्जत कमाई है, वहां पे काम भी मिल रहा है, और उसके रेफरेंस से और भी काम मिलते हैं। तो तुम कहीं पे भी जाओ एकदम डाउन टू अर्थ। तुम्हारे जेब में 100 करोड़ रुपए भी है ना, तो भी डाउन टू अर्थ रहना, ऐसा रहना जैसे कुछ नहीं भाई, आप बड़े सामने वाला बड़ा, ऐसा रहना चाहिए। तो आदमी का रुतबा है, इज्जत भी है। उनको पता चलने दो तुम्हारे पास 100 करोड़ है, तुम मत बोलो। जिस दिन तुमने बोल दिया मेरे पास ये है, काम खत्म। सामने वाला बोलता भैया तू बड़ा तो मैं तेरे से भी बड़ा। जब अपन सामने छोटे हो जाते किसी के, तो ठीक है भाई ये तो कितना लहजा है इस इंसान में, है ना, कितने प्यार से बात कर रहा है। तो वो चीज है। स्टॉक ऑडिट के अंदर में लिटरली दोनों लड़कियों को नहीं जमा, एक बाहर चली गई एक घर चली गई, करना पड़ा अपने को। बट उसके बाद समझ में आया कि अपन कोई भी चीज कर सकते दुनिया की, समझ में आ गया, है ना। अनवांटेड गेस्ट होता है सीए, वैसे भी मैंने आपको बताया था, है ना, सीए अनवांटेड गेस्ट है। काफी बार जाते हो, उन्हीं का काम चेक करके उन्हीं की रिपोर्टिंग करते हैं। तो ये एक चीज हमेशा ध्यान रखना, डमी मत करना, किसी ने भी डमी नहीं करना है ना। डमी किया तो समझ जाओ लाइफ का सबसे बड़ा काला कलंक है आपके माथे पे। और वो आर्टिकलशिप का पीरियड एंजॉय करना, मंडे टू संडे 10 घंटा, है ना, मंडे टू संडे। संडे को भी काम करवाएगा आपका बॉस, चिंता मत करना, आपके लाइफ में संडे मंडे नहीं रहेगा, संडे को भी कराएगा काम। बट जितना ज्यादा आप काम करोगे ना आगे, उतना ही बैंक बैलेंस आपका जल्दी बढ़ेगा, है ना। चलो आ जाओ। सो बेटा परचेस ऑफ मशीनरी की बात करिए। जब भी आपके जिंदगी में कोई ट्रांजैक्शन आता है और आपको अगर एंट्री पास करना है,
तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, उस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, हे कम ऑन एक बार फिर से, उस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में, उस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है। इसने बोला, बच्ची ने, परचेस ऑफ मशीनरी, ठीक है, तो एक कौन सा अकाउंट रहेगा, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट पे इंपैक्ट आ रहा है। सर इंपैक्ट आना मतलब क्या, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। और दूसरा बेटा मशीन कैश में खरीदा, चेक दिया, उधारी में लिया, कैश में लिया, एक कौन सा अकाउंट है, कैश अकाउंट पे। अगर ये बोलती सर उधारी में लिया, तो मैं पूछता किससे उधारी में लिया, नाम बताओ उसका नाम। उसने बोला माता शिवगामी से, तो मैं यहां पे लिखता शिवगामी अकाउंट। उसने बोला चेक दिया, तो मैं यहां पे लिखता बैंक अकाउंट। उसने बोला कैश, तो मैंने दूसरा कौन सा अकाउंट लिखा है यहाँ पे, कैश अकाउंट। फर्स्ट स्टेप ओवर। कोई भी जर्नल एंट्री रहो, एडजस्टमेंट वाली रहो, चाहे रेगुलर ट्रांजैक्शन वाली एंट्री रहो, चाहे एडजस्टमेंट रहो, है ना। एडजस्टमेंट सबसे आसान है, एक ही ट्रिक बताऊंगा, आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, फिर आप बोलोगे सर एडजस्टमेंट तो अब डर ही नहीं लगता है, वैसा कुछ हम लोग करेंगे। दूसरी स्टेप क्या है बेटा, दूसरी स्टेप है बैलेंस कौन सा है वो आइडेंटिफाई करो। बताओ बेटा मशीन कौन सा अकाउंट है, असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, क्रेडिटर, इनकम, गेन। मशीन कहां पे क्लासिफाई होता है, मशीन क्लासिफाई होता है असेट में। असेट का कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस, इसीलिए यहां पे मैं लिख देता हूं डेबिट बैलेंस। और रूल क्या है, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। ये बात समझ में आई सभी को, यस और नो। ये क्यों लिखा मैंने, बैलेंस समझ में है, पक्की बात। जो भी आपने अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए फर्स्ट स्टेप में, वो अकाउंट्स कहां पे क्लासिफाई हो रहे हैं, उनका बैलेंस कौन सा है, ये आपने पहचानना है। जैसे ही आपने बैलेंस पहचान लिया, लिख दो सामने बैलेंस। तीसरी और आखिरी स्टेप है बेटा, तीसरी और आखिरी स्टेप है, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा ये डिसाइड कर लो। अब मुझे एक बात बताओ, मशीन ये एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बढ़ना कम होना समझेगा ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन, इस बच्चे ने बोला मशीन खरीदा, तो बोलो हमारे पास मशीन आ गई, यानी मशीन अकाउंट इंक्रीज हो गया, मशीन अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो गया। मशीन खरीदा तो मशीन बढ़ेगी, मशीन बेचा तो मशीन कम होगी। खरीदा या बेचा, खरीदा, 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 बढ़ने वाले पे सर्कल कर रहा हूं, तो बोलो क्या करना है फिर, डेबिट। अगला कैश, कैश कहां पे क्लासिफाई होगा, बैलेंस बताओ। कैश असेट है, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, क्रेडिटर, इनकम, गेन। क्या है कैश, असेट, 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 असेट का, सो कैश का भी डेबिट बैलेंस। बढ़ती है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। कैश बढ़ रही है, कम हो रही है, रुको, हे ट्रांजैक्शन बता, कैश बढ़ रही है कि कम हो रही है। ट्रांजैक्शन ने बोला मशीन खरीदा, कैश पे किया ने, कैश कम हो रहा है, कम हो रहा है तो कम होने वाले पे सर्कल लगा दूं क्या, बोलो क्या करना है फिर, क्रेडिट। गेम ओवर। सो कौन सा अकाउंट क्यों डेबिट हो रहा है, क्यों क्रेडिट हो रहा है, समझ में आया सभी को। सिंपल है बेटा, ये 3 स्टेप याद रहेगी। अब जीवन में जो आप ट्रांजैक्शन बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूं, जो भी दिल में आता है बोलो ना यार, जो आपको लगता है सर टफ है, बोल मुन्ना। सेल ऑफ गुड्स, कैश में, क्रेडिट में, उधारी में। किसको बेचा, आकाश, आकाश सर को उधारी में माल बेचा था। मैं आकाश को बोलता हूँ वही उधारी में माल बेच रहे तेरे को, ठीक है। ले बेटा सबसे पहले वाला अकाउंट बोलो, कौन कौन सा अकाउंट बनेगा, माल बेचा तो कौन सा अकाउंट बनता है, जब भी गुड्स से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन होगा। बचपन में गुड्स अकाउंट बनाते थे 11वीं 12वीं में कुछ बच्चे, नॉट ऑल। जब भी गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा तो इन्हीं चारों में से कोई तो एक अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न या तो सेल्स रिटर्न। इसके अलावा और कोई अकाउंट नहीं बनने वाला है। माल खरीदा तो परचेस, माल बेचा तो सेल। माल यानी जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हैं। मशीन सेल किया तो सेल अकाउंट नहीं बनाना है ना, जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हैं। खरीदा हुआ माल वापस किया तो परचेस रिटर्न, माल वापस बाहर कर रहे हैं, धंधे से माल बाहर कर रहे हैं, बाहर, आउट, आउट, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। बेचा हुआ माल वापस आ रहा है धंधे में, इन, रिटर्न इनवर्ड। बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, रिटर्न इनवर्ड, है ना। ये इसी का दूसरा नाम, शाम तेरे कितने नाम, सेल्स रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड, परचेस रिटर्न, रिटर्न आउटवर्ड, यस और नो। तो इन्हीं चारों में से कोई एक अकाउंट बनेगा। अब ये भैया ने बोला माल खरीदा तो कौन सा अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट, परचेज। माल बेचा है क्या, ओके, अच्छा आकाश को माल बेचा है तो कौन सा अकाउंट बनेगा, सेल्स अकाउंट। ये लो आ जा रहे बेटा, ये सेल्स अकाउंट, ये मैंने लिख लिया सेल्स अकाउंट। बोलो सेल अकाउंट कहां पे क्लासिफाई होगा, असेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, रिटर्न, इनकम, गेन। सेल क्या है, इनकम, 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 इनकम का
सो क्रेडिट बैलेंस है, बढ़ता है तो क्रेडिट करो, कम हुआ तो डेबिट करो। बोलो माल बेचने की वजह से सेल इनकम बढ़ता है या कम होता है? कॉमन सेंस, जैसे जैसे माल बेचेंगे वैसे वैसे इनकम बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो सेल्स अकाउंट क्या होगा इस एंट्री में? क्रेडिट। और किसको माल बेचा? आकाश को। सो ये आकाश सर अकाउंट बनेगा एक, ठीक है, ये आकाश सर अकाउंट बना दिया। बोलो जब भी किसी पार्टिया पर्सन को उधारी में माल बेचता हो तो पार्टिया पर्सन मेरी क्या बन जाती है? डेटर, क्योंकि मुझे उनसे फ्यूचर में पैसा लेना है। आने के बाद आकाश सर को पूछना, बोलना सर कब दे रहे हो पैसे? तो पूछेंगे किस चीज के? तो बोलना आपको आज उधारी में माल बेचा हमने अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। ये क्या बन गया? डेटर बन गया क्या? डेटर का डेबिट बैलेंस। तो लिख दो फिर यहां पे डेबिट बैलेंस, बढ़ता है तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। उधारी में माल बेचते तो डेटर बढ़ते, डेटर जब हमें हमारा पैसा हमारे मुंह पे मार देते तो डेटर कम होते, डेटर ने पैसा वापस कर दिया तो डेटर कम। जैसे जैसे उधारी में माल बेचते हो वैसे वैसे डेटर बढ़ते। ये बात समझ में आई क्या सभी को? बढ़ते हैं, डेटर बढ़ रहे, उधारी में माल बेचा तो आकाश सर को क्या करेंगे? डेबिट। हाँ, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लोगों को मालूम है, फॉर्मेट के चक्कर में हम लोग ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे। ये देखो ऐसे रहेगा ना, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, खाता क्रमांक। क्या होता है बताता हूं, ये डेबिट वाला अमाउंट और ये क्रेडिट वाला अमाउंट, जर्नल एंट्री बुक का फॉर्मेट। जर्नल एंट्री बुक में हम लोग ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जैसे हुआ वैसे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। इसी को टेक्निकली बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बेटा। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करना मतलब जो पहले हुआ उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में हुआ उसे बाद में। और लेजर बुक जो होता है आगे देखेंगे, उसमें हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एनालिटिकल मैनर में, यानी एनालिसिस करके। राम के ट्रांजैक्शन राम अकाउंट में, आकाश के ट्रांजैक्शन आकाश अकाउंट में, सेल का सेल में, एनालिसिस करके। सो लेजर में एंट्री कैसे रिकॉर्ड होती है? एनालिटिकल मैनर। जर्नल एंट्री में क्रोनोलॉजिकल मैनर। क्रोनोलॉजिकल मतलब जो पहले हुआ वो पहले, जो बाद में हुआ ट्रांजैक्शन उसकी एंट्री बाद में। तो यहां पे देखो ये डेट लिख देंगे और डेबिट वाला आइटम पहले लिखना। आकाश सर को क्या किया था? डेबिट। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, आकाश सर अकाउंट विल बी डेबिटेड। सर वेट, आपने क्या बोला? विल बी? हाँ, अभी तक आकाश सर अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, बताऊंगा कब होगा। और ये सेल्स जो हुआ, थोड़ी सी स्पेस देना और लिखना टू सेल्स अकाउंट। सर डायरेक्ट सेल्स अकाउंट क्रेडिट लिख दो ना बेटा, फिर वो लिखने के वो कन्वेंशन है, अकाउंटिंग कस्टम्स कन्वेंशन, चाली रीति रूढ़ी परंपरा है ना। अब मुझे एक बात बताओ, डेबिट क्रेडिट दोनों एक लाइन में लिख दिए तो देखने में कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी स्पेस दे करके किसको दिया? टू आकाश सर। क्रेडिट किसको दिया? टू आकाश सर। यस और नो? क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है, टू लिख दिया तो हम लोग समझ जाएंगे क्रेडिट वाला आइटम है। और बोलो अमाउंट कितना था? जो भी अमाउंट था आपको समझाने के लिए 10,000 10,000 यहाँ पे। एंड नरेशन लिख दिया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। टू आकाश सर लिखने की जरूरत नहीं, एंट्री में नाम आ गया। नरेशन इज नथिंग बट अ शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजैक्शन, दैट्स इट। कोई रूल फिल नहीं है नरेशन के लिए। सर बीइंग विंग लिखना है क्या? बीइंग लिखना इज जस्ट ग्रामेटिक्स। यस और नो? आप अगर नहीं भी लिखोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा। बस ट्रांजैक्शन जो हुआ फ्यूचर में अगर कभी हमने रेफरेंस की जरूरत पड़ी तो नरेशन की हेल्प हो जाती। ये समझा सभी को? अच्छा अब ध्यान देना मुन्ना, प्लीज ध्यान दे। अब देखो मैं अभी लेजर पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ 2 सेकंड के लिए बता रहा हूं। अगर किसी को लेजर अकाउंट क्या होते हैं नहीं पता है तो चिंता मत करना, 1 मिनट के लिए ध्यान नहीं दिया तो भी चलेगा। ये देखो तो ये आकाश सर अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। सर ये क्यों बनाया आपने? अरे बाबा ये एंट्री में कौन कौन से अकाउंट थे? आकाश सर अकाउंट और सेल्स अकाउंट। तो जर्नल एंट्री में जो अकाउंट दिख रहे हो बना लिए, लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट, लेफ्ट साइड डेबिट राइट साइड क्रेडिट। अब क्या करना है, जर्नल एंट्री के अंदर में सारे ट्रांजैक्शन, हल्दीराम का मिक्सचर है, चूड़ा है, भेल पोहा है ना, शेंगदाना फुटानी सब मिक्स है। अब हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसमें से निकालने में मुश्किल हो जाएगी ना, तो इसीलिए हम लोग को मेडिकल शॉप का एग्जांपल याद आ रहा है क्या? मेडिकल शॉप का एक एग्जांपल, मेडिकल शॉप पे लाखों मेडिसिन है, आपने बोला 2 रुपए की क्रोसिन चाहिए, 1 मिनट में निकाल के देता है कि नहीं वो? मुझे एक बात बताओ वो कैसे निकाला? क्योंकि सारी मेडिसिन उसने क्लासिफाई करके रखी हुई है। सोचो मेडिकल शॉप में दुकान के बीचों बीच सारी मेडिसिन का ऐसा ढीक पहाड़ टाइप बना हुआ है, और फिर जाओ बोलो क्रोसिन दे 2 रुपए की, 1 साल लग जाएगा निकालते निकालते। बट उसने ऑर्गेनाइज वे में रखा है, क्लासिफाइड वे में रखा है।
सो जर्नल एंट्रीज लाइक सारी मेडिसिन बीच में ढीक बना के रख दिया, जो मेडिसिन पहले है वो पहले डालते गए, वो उसके ऊपर पहाड़ बनता गया, सो जो सारा कचरा रखा हुआ है। जर्नल एंट्री बुक इज लाइक वैसा है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्रोसिन के डब्बे में, डोलो के डब्बे में, ये दवाई में, कैंसर की दवाई, इसकी एड्स की दवाई, सब अलग अलग, सॉरी एड्स की दवाई नहीं है, सब अलग अलग रख दिया। मतलब हमने क्या किया, रिस्पेक्टिव मेडिसिन रिस्पेक्टिव डब्बे में रख दिया। और अब बोलो क्रोसिन चाहिए, 1 मिनट में निकाल के देगा। लाखों मेडिसिन में बरोबर उसने क्रोसिन निकाल के दी, क्यों? क्योंकि क्लासिफाइड वे में रखा था। तो बस ये जर्नल एंट्री के अंदर में हजारों लाखों ट्रांजैक्शंस होते 1 साल के। अब अगर बताओ आकाश सर आ गए अचानक और बोले मेरा हिसाब कर, तो वो हजारों लाखों ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री बुक ओपन करेंगे कि हम लोग, रुको सर तुम्हारा एंट्री ढूंढने दो कब हुआ था, टाइम लग जाएगा ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जर्नल एंट्री से इंफॉर्मेशन है ना, रिस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिव अकाउंट में क्लासिफाई करके रख देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। और वो जिस जगह पे पोस्ट करते हैं टी शेप फॉर्मेट, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट। अकाउंट है ना, अकाउंट कहां होते हैं, लेजर बुक में। लेजर बुक खाता वही, सो लेजर बुक में होते हैं अकाउंट। और अकाउंट मतलब समरी ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन एट वन प्लेस इन अ टी शेप फॉर्मेट। समरी ऑफ रिलेटेड, किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसका अकाउंट बना रहे। किसका अकाउंट बना रहे, आकाश सर का, तो आकाश सर से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आकाश सर के अकाउंट में। सेल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन सेल्स अकाउंट में। राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन राम अकाउंट में। रहीम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन रहीम अकाउंट में। जॉर्ज से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जॉर्ज अकाउंट में। परचेस से रिलेटेड परचेस अकाउंट। कैश से रिलेटेड कैश अकाउंट। मतलब हमने क्या किया, जर्नल एंट्री बुक में जो सारा मिक्सचर था, भेल था, वो भेल में से दही, मुरमुरे, शेंगदाने, फुटाने सब अलग अलग कर दिए। अब नेक्स्ट टाइम से अगर आकाश सर हमारे पास आएंगे तो हम लोग जर्नल एंट्री बुक ओपन नहीं करेंगे। हम लोग बोलेंगे आकाश सर 2 सेकेंड, आपका लेजर ओपन कर रहे हैं, और आकाश सर के लेजर में आकाश सर अकाउंट डेबिट, आकाश सर अकाउंट के डेबिट में जाओ और क्या लिख दो, टू सेल कितना 10,000, और सेल के क्रेडिट में जाओ और लिख दो बाय आकाश। सेल के क्रेडिट में गए, लिख दिया बाय आकाश सर, कितना 10,000 हो गया। ये मैंने क्या किया, पोस्टिंग, क्लासिफिकेशन ऑफ द जर्नल एंट्री इन द रिस्पेक्टिव लेजर और अकाउंट, यस और नो। अब हमें इंफॉर्मेशन जल्दी मिलेगी। अभी आकाश सर का लेजर था बुक के अंदर में पेज नंबर 61 पे, ये था पेज नंबर 60 पे, है ना। लेजर बुक के अंदर में पेज नंबर होते हैं ना, तो ये लेजर बुक में आकाश सर का लेजर था पेज नंबर 61 पे, ये था पेज नंबर 60 पे। तो रुको, जब हम पोस्टिंग करते हैं तब हमें दिख गया आकाश सर का लेजर पेज नंबर 61 पे। जर्नल एंट्री बुक में गए, जर्नल एंट्री बुक में गए, जर्नल एंट्री बुक में गए, आकाश सर के सामने लिख दिया 61, लेजर फोलियो के कॉलम में, खाता क्रमांक कौन से पेज पे और सेल अकाउंट के सामने लिख दिया, सेल था पेज नंबर 60 पे। सो इंपॉर्टेंट एक एमसीक्यू के लिए बता रहा हूं, जर्नल एंट्री बुक में जो लेजर फोलियो कॉलम होता है उसमें हम लोग एंट्री कब करते हैं, एट द टाइम ऑफ जर्नल एंट्री और एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग, एट द टाइम ऑफ लेजर पोस्टिंग। जर्नल एंट्री बुक के अंदर में जो लेजर फोलियो कॉलम है, जब हम लोग जर्नल एंट्री करते तब हमें क्या याद है क्या, कौन सा लेजर कौन से पेज पे। सो जर्नल एंट्री करते समय लेजर फोलियो में नंबर नहीं लिखते। कब करते हैं बेटा, जब हम लोग लेजर पोस्टिंग करते हैं तब हम लोग जर्नल एंट्री बुक के अंदर में उसका खाता क्रमांक कौन से पेज पे, लेजर कौन से पेज पे, वो लिख देते हैं। समझ में आया सभी को। बट आज के टाइम में सब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होती है तो लेजर फोलियो कॉलम अब नहीं बचा, सब ऑटोमेटिक वो टैली खुद ले लेता है कौन सा लेजर कौन से पेज पे, तो हमें करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, ये बात समझ में आई। अब ये आकाश अकाउंट डेबिट हुआ जिस दिन मैंने इसके लेजर में लिखा ना 10,000, अब डेबिट हुआ एक्चुअल में, इसलिए मैंने जर्नल एंट्री के समय क्या बोला था, आकाश सर अकाउंट विल बोला था ना, विल बी डेबिटेड, तो वो विल बी यानी फ्यूचर में डेबिट होने वाला है। और वो कब डेबिट हुआ, जब उनके लेजर में लिखा। जर्नल एंट्री के समय कोई अकाउंट डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, कब डेबिट होता है, जब एक्चुअल में लेजर पोस्टिंग करते हैं। समझ में आया, इसलिए जर्नल एंट्री के समय हम लोग बोलते हैं आकाश सर अकाउंट विल बी डेबिटेड,
सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, यस और नो। सो एक्चुअल में कब डेबिट क्रेडिट होता है? जब लेजर में पोस्ट करते हैं। ये बात समझ में आई सभी को? चलो आगे चलो। अब उसके बाद में कोई भी एंट्री आप बताओ, इस रूल से हम लोग एंट्री पास कर सकते हैं बेटा। एनीबॉडी? और कोई एंट्री किसी को तकलीफ है तो? अच्छा, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको बताने की जरूरत नहीं है, मेन बस आपको ये समझ में आ जाता है कौन सा अकाउंट बनाना है और क्यों डेबिट हो रहा है और क्यों क्रेडिट हो रहा है। ये समझ में आ गया तो हम लोग ऐसे समझेंगे कि हमारा फाउंडेशन लेवल का एक पहला पड़ाव पास हो जाएगा, यस और नो। क्योंकि आगे यही है सब, चाहे एनपीओ हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे डिप्रिसिएशन हो, चाहे और कोई बीआरएस टॉपिक हो, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस के साथ ही खेलना है। एनीबॉडी? और बोलो जो भी दिल में आता है। कैसी भी ट्रांजेक्शन बोल बेटा। हाँ, बैड डेट रिकवर्ड, डूबा हुआ पैसा वापस आया। किससे वापस आया बेटा? मान लो हमने किसी पार्टी को माल बेचा था, हमने आपको समझाने के लिए मिस्टर अनिल को माल बेचा है ना। अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल, ऐसा किया होगा हमने पहले। अनिल अकाउंट डेबिट टू सेल है ना। 100 रुपए का माल बेचा था, अनिल भाग गया, पैसे नहीं दे रहा है ना, काफी समय हो गया, तो हमने सोचा कि वो पैसा डूब गया और हमने फिर बैड डेट की एंट्री पास कर दी। बैड डेट ये लॉस है क्या? बैड डेट ये लॉस है क्या? सो बैड डेट लॉस है। लॉस 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 का डेबिट बैलेंस, लॉस का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस वाला अकाउंट बढ़ता है तो डेबिट करो। सो बैड डेट की वजह से लॉस बढ़ता है, इसीलिए हमने बैड डेट को क्या किया? डेबिट किया। इसीलिए हमने बैड डेट को क्या किया? डेबिट किया। और ये किसने डुबा दिया पैसा? अनिल ने। जैसे जैसे बैड डेट होता है हमारे डेटर बढ़ते हैं या कम होते हैं? डेटर कम होते हैं बैड डेट की वजह से। रुको, डेटर का डेबिट बैलेंस बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ तो क्रेडिट करो। बैड डेट की वजह से डेटर कम हो गए, कम हो गए तो हमने डेटर को यानी अनिल को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया टू अनिल अकाउंट 100 रुपए। देखो, अनिल को पहले डेबिट किया, अनिल को अब क्रेडिट कर दिया, अनिल कैंसल, क्योंकि बैड डेट की वजह से डेटर कम हो गए। अब अनिल के सपने में देवी आई, बोली जा जाके हरीश का पैसा देने तो तेरा ये हो जाएगा। आपको समझाने के लिए अनिल आया बेचारा और बोला सर ये आपके 100 रुपए। तो अब मैं अनिल को मना कर दूंगा क्या? नहीं साहब, आपका अकाउंट तो क्लोज हो गया, अब मैं आपसे 100 रुपए नहीं ले सकता हूं, ऐसा बोलूंगा क्या? मतलब ला दे, पैसा आ रहा है ना, पैसा आ गया ना, पैसा बढ़ गया। कैश एसेट है, एसेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट करो। अब बताओ क्रेडिट क्या करो? अनिल को क्रेडिट कर देंगे, अनिल अकाउंट तो क्लोज है, 0 है, अब उसको क्रेडिट कर देंगे तो अनिल क्या बन जाएगा? मेरा क्रेडिटर। ऐसा दिखेगा अब अनिल को 100 रुपए देना है इन फ्यूचर, तो अनिल को क्रेडिट नहीं करेंगे। जब पैसा डूबा था तब बैड डेट लॉस को डेबिट किया, अब डूबा हुआ पैसा वापस आ गया तो या तो बैड डेट रिकवर्ड को क्रेडिट करो, डूबा हुआ पैसा वापस आया ने गेन, फायदा, इनकम, जो बोलना है बोल दो। अब इनकम बोलो या गेन बोलो, है कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। डूबा हुआ पैसा आया तो हमारा फायदा बढ़ता है क्या? जब पैसा डूबा तो लॉस हो गया, डूबा हुआ पैसा वापस आया तो फायदा बढ़ गया। फायदे का क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट करो। सो टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। जम गया बेटा मामला? क्लियर है? हमने ये रूल से पास किया। सो फर्स्ट स्टेप क्या है? अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो। सेकंड स्टेप बैलेंस कौन सा है वो देखो। और थर्ड स्टेप, जो बच्चे लेट आए थे मुन्ना, याद से अभी ध्यान देना अच्छे से, हाँ, जहां डाउट है वहां पूछना है। और थर्ड स्टेप, डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है वो देख लो। क्लियर है? और किसी दिल में कोई डाउट? हाँ बोल बोल बेटा। क्रेडिटर्स ने माफ कर दिया। मान लो इस बच्ची को मुझे 10,000 रुपए देना था, ये जो पहले बेंच पे बैठी है, ये बोली कि सर मैं बहुत खुश हो गई हूं, अच्छा पड़ा है, 10,000 रुपए जो आपसे लेना है ना, चलो जाओ, माफ किए। क्या नाम बेटा आपका? हाँ, बच्ची। सो मैंने इससे माल खरीदा था, काशनी। ओके, परचेज अकाउंट डेबिट। वो कोई तो इसमें है ना, वो बोलता कि वो अपने कपिल शर्मा के शो में वो बोलता है ना, अच्छा आपका नाम बताइए मैं ऑटोग्राफ देता हूँ, तो बोलती जैकलिन फर्नांडिस, तो बोलते कोई निकनेम छोटा मोटा नाम, तो और उससे भी टफ रहता। चलो ठीक है यार, ऑटोग्राफ बाद में देते हैं, तो उसको वो समझ में नहीं आता ना नाम, तो अच्छा इसका समझ में आ गया, काशनीन ना, काशनी। ओके, सो परचेज अकाउंट डेबिट टू, देख बेटा स्पेलिंग सही लिखा मैंने, बीच में कहां पे आ रहे? के ए आर, अच्छा कार्शनी। ओके, सो बहुत ही प्यारा नाम है बेटा आपका और उतना डिफिकल्ट भी है। सो
इजी चीजें अपने कभी ली नहीं ना हाथ में। तो ये देखो, अब ये मैंने इनसे माल खरीदा, अब ये भैया ने बोला कि क्रेडिटर है मेरी, सही बोल रहा हूँ आपका एग्जांपल। इसने बोला सर जाओ आपके 10,000 रुपए मैंने माफ कर दिए। क्रेडिटर्स को पैसे देने की जरूरत है क्या? नो। क्रेडिटर बढ़ेंगे या कम होंगे? पहले जब माल खरीदा तब क्रेडिटर बढ़ गए, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस बढ़ते हैं तो क्रेडिट करो। देखो मैंने कार्शनी मैम को क्रेडिट कर दिया, दिख रहा है क्या? मैंने इनको क्रेडिट कर दिया, राइट, मैंने इनको क्रेडिट कर दिया, और अब इन्होंने बोला पैसे देने की जरूरत नहीं है, तो अब मैंने इनको क्या किया बेटा? डेबिट किया 10,000। अब बताओ बराबर है, ये डेबिट कर दिया क्रेडिटर को। अब बताओ मेरा फायदा हो गया, अब इनको पैसे देने की जरूरत नहीं है। बोलो क्या एंट्री पास करूंगा मैं यहाँ पे, कौन सा अकाउंट बनाऊंगा? बोलो डिस्काउंट मिला, और कोई? और कोई? हाँ, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, प्रॉफिट तो P&L बताएगा मैं, बैलेंसिंग फिगर। एक डिस्काउंट हो गया, और 100% डिस्काउंट दिया नहीं इन्होंने, डिस्काउंट रिसीव्ड बोला है, डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिया तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना डिस्काउंट दिया? 100%। और कोई अकाउंट बना सकते हैं? एक कोई तो गेन का अकाउंट बना लो, बैठे बैठे फायदा हो गया। देखो अकाउंट कोई भी बनाओ, नाम में कुछ नहीं पड़ा है, नेचर क्या है उसका? गेन हो गया, फायदा हो गया। तुम मुझे हरीश बोलो, हरी बोलो, हरिया बोलो, चलेगा, हर्षा मत बोलना, नेचर चेंज हो जाएगा। सो जब कभी भी आप जर्नल एंट्री पास करते हो, काफी बार बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा अकाउंट बनाओ, क्या नाम लिखो। नाम में कुछ नहीं पड़ा है, नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे टू डिस्काउंट लिख दो, या फिर टू अमाउंट वेव्ड ऑफ बोलो, या फिर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, एडजस्टमेंट भी बोल सकते हैं, है ना। आगे जाके जब आप पार्टनरशिप टॉपिक पढ़ोगे तो आपको वहां पे P&L एडजस्टमेंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट आएगा। क्रेडिटर्स ने पैसा माफ कर दिया तो एडजस्टमेंट के अंदर में डालते हैं, तो वो अभी नहीं बताऊंगा, यहां पे लिख लेता हूं टू डिस्काउंट अकाउंट। ये देखो ये मैंने लिख दिया 10,000, क्लियर है क्या? और नरेशन में लिखेंगे 100% डिस्काउंट रिसीव्ड। कितना लिखेंगे? 100%। थोड़ा सा और चेंज करता हूं, मान लो इन्होंने 10% डिस्काउंट दिया, तो बोलो डिस्काउंट 10% कितना आएगा? 1,000, और ऊपर का मैंने इनको पैसा दे दिया, कैश कम हो गई, कैश का डेबिट बैलेंस कम होती है तो क्रेडिट करो। समझ में आया क्या? 100% डिस्काउंट दिया, 10% दिया, 20 दिया, क्लियर। नरेशन में लिखना है जितना भी आपको डिस्काउंट मिला उतना लिख देना, क्लियर। और कोई, किसी बच्चे के दिल में और कोई डाउट बेटा? एनीबॉडी? एंट्री समझ में आ गई अब आपको? डेबिट क्रेडिट के साथ खेल पाओगे अब आप थोड़ा बहुत? अच्छा, रूल अपना यही है, हाँ, रूल कभी चेंज नहीं होगा, सिंपल सा रूल है बेटा मुन्ना, एक बार ध्यान दे दो। सो दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है, अगर वो बढ़ता है तो डेबिट करो, अपोजिट कम हो रहा है तो क्रेडिट करो, बराबर है। और दुनिया का हर वो अकाउंट जिसका क्रेडिट बैलेंस है बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ डेबिट। डेबिट बैलेंस इफ फर्दर इंक्रीज विल बी डेबिटेड, कम हुआ क्रेडिट करो। कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है? असेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है? लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, राइट। ये समझ में आया सभी को? सर अब एक चीज बता दो हमें, ये रूल क्या हर जगह पे एप्लीकेबल है? कोई भी जर्नल एंट्री रहो, कोई भी एडजस्टमेंट रहो, कहीं का भी रहो, हर जगह अकाउंटिंग की दुनिया में जहां डेबिट क्रेडिट है वहां पे रूल एप्लीकेबल है। और आज ही नहीं, पूरे बैच में भी जब भी आप कोई जर्नल एंट्री पूछोगे तो मैं आपको इसी रूल से बताऊंगा। तो ऐसा मत सोचना अरे यार सर आपने आज ही वो पूछने वाला सेशन खत्म कर दिया, मुझे कल डाउट आया तो मैं तो रोज ही आ रहा हूं आपके पास, ठीक है। तो आप पूरी बैच में कभी भी कोई भी एंट्री लेकर के आ सकते हो, मैं इस रूल से बता दूंगा, है ना। तो आपको कभी कोई चिंता नहीं रहेगी, राइट। चलो बेटा आगे, पक्का? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं मुन्ना हम लोग। हाँ मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, आ जाओ। एक बार बता दो तो मुझे, अब तक हमने क्या क्या देखा? हमारा पहला दिन था, हम लोग जब बचपन में मिले थे तब हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले अकाउंटिंग का मतलब देखा था, आपको अगर याद आ रहा है तो। अकाउंटिंग यानी आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, पेजेस पलटाने की जरूरत नहीं, बस बाबा का प्रवचन सुन लो अच्छे से, है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था? अकाउंटिंग करते आसान भाषा में हिसाब किताब रखना, बिजनेस के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना। टेक्निकल डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, बुक कीपिंग वगैरह अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, ना ही डिफरेंस बताया मैंने बुक कीपिंग अकाउंटेंसी का, ठीक है, ना ही अकाउंटिंग का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि किसकी अकाउंटिंग करते हैं? फिनेंशियल ट्रांजैक्शन की। उसके बाद हमने देखा क्यों अकाउंटिंग करते हैं, नीड और ऑब्जेक्टिव। फिनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी क्या? मनी और मनीज वर्थ में ऑन इधर साइड अगर कुछ एक्सचेंज हो रहा है तो उस सिनारियो को प्यार से फिनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलेंगे। क्यों करते हैं अकाउंटिंग? कोई हॉबी या शौक है, नशा है? नो।
हम लोग अकाउंटिंग इसके लिए कर रहे हैं, काफी सारे बेनिफिट्स है बेटा। कौन कौन से बेनिफिट है मुझे फटाफट से बता दो, बोलो क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाएगी। दूसरा बिजनेस का परफॉर्मेंस या ऑपरेटिंग रिजल्ट समझ में आ जाएगा, रिजल्ट प्रॉफिट और लॉस। तीसरा बिजनेस की औकात यानी फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आ जाएगी, कितनी एसेट है कितनी लायबिलिटी है। उसके बाद किससे कितना लेना है किसको कितना देना है। उसके बाद बिजनेस में इनकम एक्सपेंसेस कितना है। उसके बाद बिजनेस की लिक्विडिटी पोजीशन क्या है। ऐसे हजारों सवालों के जवाब हमें कौन देता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स देता है। यस और नो, डिसीजन मेकिंग में काम आ जाएगा। आप डिसीजन कैसे लेते हो, इंफॉर्मेशन की मदद से। इंफॉर्मेशन कौन देगा, अकाउंटिंग। सो बिजनेस के जो भी डिसीजन है हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट से इंफॉर्मेशन लेकर के ले सकते हैं। क्या फोरकास्टिंग में हेल्प हो जाएगी। फोरकास्टिंग यानी क्या है बेटा, फोरकास्टिंग भविष्य देखना है ना। बैंक के अंदर में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हो 5 करोड़ के लिए, तो बैंक बोलती है भैया आपका फ्यूचर प्लान क्या है। तो इसका मतलब वो आपसे फोरकास्ट यानी प्रोजेक्ट पूछ रहा है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोजेक्शन क्या है। तो हम लोग भूतकाल को देख करके भविष्य काल को क्या करते हैं, प्रेडिक्ट। और भूतकाल कहां से देखेंगे, बुक्स ऑफ अकाउंट से। हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स है ना, जो भी बिजनेस में हमने रिकॉर्ड किया वो सारी चीजें कहां पे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। तो उसको देख के हम लोग फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हैं। मन से ऐसे नहीं कि सर अगले साल मैं 200 करोड़ का सेल करूंगा। नो, कैसे, तुम्हारा पिछले साल का सेल 10 करोड़ का है, 200 करोड़ कहां से होगा। ऐसा बोल अगले साल शायद 11-12 करोड़ का करूंगा। यस और नो, कैसे बोला हमने, पास्ट को देख के भविष्य प्रेडिक्ट किया। और इसीलिए फोरकास्टिंग में हेल्प होती है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती है, रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पोजीशन, है ना। ऐसे काफी सारे वजह। उसके बाद और क्या देखा था फटाफट से बता दो। हाँ अरे बोलो, बेसिक टर्म्स देखी थी, कौन सी, बिजनेस, गुड्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, प्रीलिमिनरी, प्रीपेड, प्री ऑपरेटिव। उसके बाद आपके और कौन से एक्सपेंस थे, कैपिटल हो गया, रेवेन्यू हो गया, प्रीलिमिनरी, प्री ऑपरेटिव, प्रीपेड, और एक था ना आउटस्टैंडिंग, कौन सा, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस था। उसके बाद हमने देखा गुड्स क्या है, बिजनेस क्या है, देन एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेज, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री माल, अनसोल्ड गुड्स और अनयूज्ड रॉ मटेरियल। डोंट वरी, इन्वेंट्री के ऊपर एक पूरा सेपरेट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ेंगे वो। ये सारी चीजें देखिए। उसके बाद हमने रूल्स देखे। क्या था रूल, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते तो डेबिट करो, कम हुआ क्रेडिट करो। एंड क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट बढ़ते तो क्रेडिट करो, कम हुआ डेबिट करो। कौन से अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एसेट, ड्राइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस। कौन से अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। हो गया क्या। और 3 स्टेप देखिए जर्नल एंट्री की, है ना। कौन सी 3 स्टेप है बेटा, 1 2 3। अकाउंट्स आइडेंटिफाई करो, बैलेंस कौन सा है वो देखो, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा वो देख लो। डोंट वरी, तीनों स्टेप आपको लिखना नहीं एग्जाम में, मन में सोचना है और एंट्री लिखना है, सिंपल। यहां तक मेरे किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो आपको सौगंध है, प्लीज पूछो, एनीबॉडी। वरना सब लोग प्लीज साथ में रहना, मेंटली कहीं और मत रहना। मैं काफी बार जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे अंदर सुपर पावर है, मैं क्लास के लड़कों लड़कियों को इंप्रेस कर दूंगा, मैं दोस्तों में मेरी हीरोगिरी हो जाएगी, इंप्रेशन हो जाएगा। तो बच्चा क्लास में बैठे बैठे सपनों की दुनिया में चले जाता है। मराठी में क्या म्हणतात त्याला, दिवा सपने, दिवा सपने बोलते हैं ना, दिन में सपने देखना। प्लीज मेंटली अपसेंट मत रहना। आप लोग अगर मेंटली कहीं और हो, मन में कुछ और कर रहे हो, क्या कर रहे हो मैं वो जानना नहीं चाहता हूं, तो प्लीज वो मत करना। आपकी लाइफ से होके गुजरा हूं, समझ में आता है इंसान क्या सोचता है। तो प्लीज बी हियर नाउ, ऐसा बोलो अपने आप से, बी बोलो ना, बी हियर नाउ, है ना। मैं जहां हूं मैं वहीं पे हूं, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली मैं यहीं पे प्रेजेंट हूं। यस और नो, फाइनेंशियली आपके मम्मा पापा ने काम कर दिया है, फिजिकली मेंटली, फिजिकली आप यहां पे हो, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ होती है बच्चा मेंटली कहीं और ही चला जाता है। तो प्लीज जो भी मैं पढ़ा रहा हूं मुझ पे अंधा विश्वास रखो, आप वो रखोगे तो ही आप मुझसे सीख पाओगे। अगर आपको भरोसा नहीं आपके गुरु पे, चाहे फिर वो कोई भी हो, मैं हूं चाहे कोई और है, तो आप उससे नहीं सीख पाओगे, है ना। ये चीज हमेशा ध्यान रखना। तो प्लीज मेंटली अपसेंट मत रहना, वरना सब बंटाधार हो जाएगा। मैं जो कुछ बता रहा हूं, है ना, पालत्या घड्यावर पाणी टाकण्याबाबत जास्ती गोष्ट झाली मग, है ना। उल्टा घड़ा रख दिया नल के नीचे, पानी जाएगा कि उसमें 100 साल भी नल चालू रखा तो नो, है ना। घड़ा सीधा करना पड़ेगा, आपको ऐसे बैठना पड़ेगा, तो जो मैं बता रहा हूं बरोबर आपके दिमाग में जाएगा। और हमारा जो टारगेट है 100 ऑन 100 एक बार इस सब्जेक्ट में लेके आ जाओ यार, तूफान कर देंगे,
है ना, मजा आ जाएगा, है ना। सर हमें क्या मिलेगा, वो सरप्राइज है आपके लिए, मिलेगा, वो सरप्राइज है मेरी तरफ से पर्सनल। तो बस उतनी मेहनत कर लेना। अच्छा आप सब लोग नोट्स मेंटेन कर रहे हो ना, है ना। एक और चीज मैंने ऊपर की भी बैच में अनाउंस किया था सीएमए वाले बच्चों को, क्लास के अंदर में जिसकी सबसे बेस्ट बुक रहेगी ना, उसको मेरी तरफ से 11,000 का कैश प्राइज है। मैं हर बैच में लेता हूँ 11,000, मैं उसकी बुक मेरे पास लेके रखूंगा, उसका नाम और ऑटोग्राफ फोटो वोटो उसके साथ लेकर के प्रॉपर, कि भाई तू मुझे बुक गिफ्ट कर रहा है, बेच नहीं रहा है। 11,000 मेरी तरफ से कैश प्राइज एज अ टोकन ऑफ लव, ठीक है। तो जिसकी सबसे अच्छी बुक रहेगी मल्टी कलर पेन के साथ यूज करना है। 11,000 का कैश प्राइज हर बैच के अंदर में मैं बुक लेता हूँ, मेरे पास काफी सारी बुक जमा है। वो क्लास की जो सबसे बेस्ट बुक है वो मैं नहीं डिसाइड करूंगा, आप लोग ही मिलकर के डिसाइड करना, आप ही बता देना। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाऊंगा आपको बुक का फोटो निकाल के, जो उसने हर एक टॉपिक की मेंटेन करना है। सो प्लीज अच्छे से मेंटेन करो, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके लिए एक चीज लगती है, क्या लगती है बताओ, कंसिस्टेंसी। पहला पेज बुक का सबका अच्छा रहता है, लेकिन जैसे ही अगले अगले पेज पे जाते हैं तो वैसे वैसे वो, उसके पीछे की वजह बताओ क्या, आपके ऑब्जेक्टिव चेंज होते रहते हैं। पहले दिन जब आप क्लास में आते हो तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिर्फ पढ़ाई, फिर वो दिखी, अब ऑब्जेक्टिव पढ़ाई प्लस उसको पटाना है, फिर वो दिखा अरे यार इससे दोस्ती करना है, फिर इसको तो साले को मैं बताऊंगा, इससे आगे बढ़ना है। देखो कितने सारे ऑब्जेक्टिव हो गए। पहले दिन जब आप एडमिशन लेने आए थे मम्मा पापा के साथ, आपने क्या कसमें खाई थी, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूंगा या पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। और जैसे ही क्लास में आप दोस्तों के साथ आके बैठने शुरू हो गए तो आपके ऑब्जेक्टिव्स बढ़ते गए क्या, है ना। वो मछली का पॉट देखा किसी घर पे है, तो उस पॉट के अंदर का पानी जब पूरा गढ़ूर खराब हो जाता है तो अंदर की छोटी छोटी मछलियां क्लियर दिखती है क्या। तो वो मछली आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका टारगेट है, आपका गोल है। और वो जो पानी है वो आपके थॉट्स है। तो थॉट्स के अंदर में जब डाइल्यूशन हो जाता है ना, पहले सिर्फ थॉट क्लियर था, पानी क्लियर था, ऑब्जेक्टिव क्लियर था कि सीए की एग्जाम क्लियर करना है, फिर थॉट्स बढ़ते गए, उससे दोस्ती करनी है, उसको पढ़ाना है, इसको इंप्रेस करना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है, तो कितने सारे थॉट्स आ गए। तो दिमाग के अंदर वो जो है ना वो पानी, वो उसको चेंज करो, वो पानी फेंको बाहर और साफ पानी डालो, तो अंदर का जो ऑब्जेक्टिव है वो क्लियर दिखेगा। तो प्लीज थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। 2-3 गर्लफ्रेंड मेरे मुंह पे थूक के गई थी, क्यों मालूम है, क्योंकि समय नहीं देता था, समय नहीं देता था। क्यों समय नहीं देता था, मेरी रीडिंग रूम लगाई हुई थी, सुबह वहां पे जाता था 6:30 बजे और डायरेक्टली वहां से शाम में निकलता था, क्लासेस हो गए थे। मैंने बोला शाम में 10 के बाद और सुबह 6:30 के पहले जो भी बात करनी है उस समय, बाकी मैं दिन में नहीं दे पाऊंगा। लिटरली गाली मार के, मना करके, मुंह पे थूक के कि भाई हरीश तेरे से कुछ नहीं होने वाला, ओके चलता मेरे को। पर आज वो उसके पति की सेवा कर रही है, शर्ट प्रेस कर रही है, धुनी भांडी, घर पे बर्तन ही धो रही है ना। सीए नहीं बनी हो, नाम नहीं लूंगा, मेरे को मालूम है आप लोग बहुत होशियार हो, फेसबुक वगैरह पे डाल के चेक कर लोगे, या मेरे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट में, मेरे फ्रेंड्स के अंदर में मिल जाएगी आपको। बात करती है क्या सर आपसे, हाँ बात करती है। मिलते हैं क्या सर आप, नहीं मिलता कभी नहीं हूँ, मिलता नहीं हूँ, है ना। तो बोली नहीं, बोली क्लियर कर, रोते रोते बोली कि बोले हरीश उस समय अगर सुन ली होती तो आज, मतलब बच्चे संभालना है ना, वो सब करना है, डायपर चेंज करना है, घर के काम कर रही है ना। सीए फाइनल में थी, छूट गया, नहीं हो पाई सीए, क्या है हालत आज देखो, समझ में आया क्या। तो इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि अभी मजे मत करना, आगे लाइफ सॉर्टेड रहेगी पूरी। तो बताओ उस समय लिटरली झगड़े करके गई ना, क्योंकि टाइम नहीं दे पाता था, मेरे पास ऑप्शन नहीं था बॉस। और एक चीज, हाँ मां कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने गंजा करवा लिया था कि भाई अब नहीं, उस समय थोड़ा ठीक ठाक दिखता था भाई तुम्हारा, उस समय थोड़ा ठीक, अब तो बहुत गंदा गलीच हो गया हो दिखने में, उस समय इतना बुरा नहीं दिखता था, उस समय बहुत अच्छा दिखता था। लिटरली गंजा करा लिया था, मेरे को नहीं रहना था किसी के साथ, मेरे को नहीं बात करना था किसी के साथ, लिटरली गंजा करा लिया था। और अगर उसके अंदर में भी और तकलीफ होती ना तो मैं आईब्रो भी गायब कर देता था, नहीं रहना था, नहीं मेरे पास ऑप्शन नहीं था बॉस। दोनों कोर्सेस एक साथ चल रहे थे, सीए का भी और सीएस का भी, फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं। और अगर उसके अंदर में मैं तीसरा और कोई फील्ड, दोस्ती यारी गर्लफ्रेंड, अगर वो चालू रखता ना, क्योंकि जब मैं क्लासेस में था तब मैंने बहुत मजे किए, घूमा फिरा सब जगह पे। जब बाइक आई थी मेरे पास, पहले पीएमटी से अप डाउन करता था, भोसरी जाता था आर्टिकलशिप के लिए, एमआईडीसी फेज 4,
भोसरी एमआईडीसी फेज 4, कहां से? लाल बहादुर शास्त्री रोड, नवीपेट, गांजवे चौक से भोसरी जाता था पीएमटी में। पर बाद में जब गाड़ी आ गई तो भोसरी में गुरुवार को लाइट जाती है, गुरुवार को लाइट जाती है, तो हम लोग है ना कभी कभी गुरुवार जब छुट्टी मिल जाती थी कभी कभी, तो हम लोग लोनावला चल जाते थे, भोसरी से उधर ही ओल्ड हाईवे से पीसीएमसी लोनावला जाते थे बाइक पे। तो उसके बाद में जब मैं आर्टिकलशिप से लीव लिया और बॉस ने दिया था 3 महीने का छुट्टी, 3 महीने जी ले अपनी जिंदगी, सीएसीएस के एग्जाम क्लियर करना है कर ले, उसके बाद वापस यहाँ पे आना है। तो 3 महीने भी अगर मैं घूमना फिरना शुरू कर देता ना, सो जो 3 महीने मेरे पास में सब्जेक्ट थे, 9 सब्जेक्ट सीएस प्रोफेशनल के और 8 सीए फाइनल के, 17 सब्जेक्ट थे, उसके अंदर में मैं बाकी सारे धंधे करता ना तो पास नहीं हो पाता था, पास नहीं हो पाता था। इसके लिए सारी चीजें बंद की। ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो तुम्हारा, तो पहले दिन तुमने तुम्हारे पेज पे कितने अच्छे से लिखा था बुक में, बस वैसी बुक मेंटेन करो, है ना। मैं आपकी बुक खरीदने की मेरी औकात नहीं है, आपने लिखी, सर वो बुक आपको परमानेंट देनी होगी क्या? नो, आपकी अगर इच्छा है कि सर वो बुक ओरिजिनल मेरे पास रहनी चाहिए, आप उसकी कलर कॉपी निकाल लो, कलर जेरोक्स निकाल लो, तो ओरिजिनल आप ही रख लेना, उसकी कलर कॉपी आपके ऑटोग्राफ के साथ, आपके नाम के साथ, आपके फोटो के साथ आपसे मैं लूंगा, ओरिजिनल आप ही रख लेना, ठीक है, आपके नाम के साथ लूंगा, बरोबर है। और एक टोकन ऑफ लव, उस बुक की कीमत तो मैं दे नहीं सकता हूं क्योंकि आपने उसके लिए मेहनत की है बहुत, बट एक टोकन ऑफ लव मेरी तरफ से एक प्राइज रहेगा। तो आपने क्या करना है, बुक अच्छे से मेंटेन करना है ना। सर अगर 2-3 बुक पसंद आ गई, कसम से दोनों तीनों बुक ले लूंगा, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है। जैसे कुछ बच्चों को स्लैम बुक भरने की इच्छा होती ना, स्लैम बुक भरते आखिरी दिन है क्लास का, तू कहाँ जाएगी, मैं कहाँ जाऊंगा, स्लैम बुक, ऑटोग्राफ, ये फलाना डिमका डिमका, तो मुझे बुक कलेक्ट करना अच्छा लगता है। मेरे पास है 50 एक बुक इकट्ठा हो गई है, यस और नो, तो मैं संभाल के रखता हूँ। मेरी वो याद है जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा आगे जाके, तो मेरे पास देखने के लिए कुछ तो होना चाहिए। बच्चों के बहुत सारे गिफ्ट दिए हुए हैं, उनके कार्ड्स बनाए हुए हैं, तो वो ही मेरा बुढ़ापा जाएगा, उस समय मैं बुक देखूंगा, मेरे बच्चों को बताऊंगा आगे कि देखिए ऐसी मेरी लाइफ थी। तो वो मैं मेमोरीज कलेक्ट कर रहा हूं आपसे। और दूसरी एक और चीज, जब आपसे कोई बुक मिलती है तो मैं वो हैंड रिटन बुक या फिर अपने नोट्स वोट्स के लिए कोई नए आइडियाज मिलते हैं, हर एक दिमाग में कुछ ना कुछ क्रिएटिवनेस होता है। बच्चा अब ये रूल जो मैंने लिखा, हो सकता है किसी और ने अलग तरीके से लिखा होगा, हो सकता है कुछ बच्चे ने डिजाइन करके लिखा होगा, किसी ने ADDEL कोई मेमोरी टेक्निक बना ली होगी, है ना, एडल, ऐसे ड्राइंग डेटा सेक्शन लॉसेस हो, बच्चा कुछ नया नया करता है ना, हर चीज। अब मैं आपसे उम्र में ज्यादा हूं, मेरा दिमाग में उतनी क्रिएटिविटी नहीं है जितनी आपके दिमाग में, तो आप उसमें और कुछ अच्छा कर सकते हो। तो मुझे क्या होता है, उसमें और कोई नई चीजें सीखने मिल जाती है, तो इसलिए मैं बुक कलेक्ट करता हूं। तो अनाउंस नहीं किया होगा, भूल गया होगा, अभी एक बार बता रहा हूं, बुक अच्छे से मेंटेन करना, है ना। आप लोगों की बुक की मुझे जरूरत है, मैं एहसान नहीं कर रहा हूं, मुझे जरूरत है, ठीक है। चलो आ जाओ, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते बेटा। ये हमने अब तक जो भी चीजें देखी थी, है ना, इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? ऑल सेट, सब क्लियर है, पक्का? चलो आगे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, लिखो 6 नंबर की चीज। देखो बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहे हैं हम लोग। आपको लग रहा होगा कि सर कब क्या पढ़ रहे हैं, देखो आपका थोड़ा सा जीपीएस लोकेशन ऑन करो, आपको मैप दिख रहा है क्या? बस इसी को हम लोग धीरे धीरे हम लोग इसी को लाइन पे लेके आएंगे। सर इसकी नोट्स मिलेगी, हमने लिखा नहीं है, बिल्कुल मिलेगी यार, इसलिए तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि आपने अगर नहीं भी लिखा डोंट वरी, इसकी नोट्स मिलेगी। आपको 2 टाइप की नोट्स मिलने वाली, एक बार बता देता हूं। आपको रेगुलर नोट्स भी मिलेगी, मेरे पास पुरानी वाली रेगुलर नोट्स पूरी तैयार है, लेकिन मैं नई बना रहा हूं। पुरानी वाली भी तैयार है, उसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको आज ही दे दूंगा सभी को, है ना, पीडीएफ फाइल रख लेना। बट जो नई नोट्स में बना रहा हूं, उसके अंदर में 2-2, 3-3 टॉपिक का आपको नोट्स दे दूंगा, 3 इंस्टॉलमेंट में पूरे 10 टॉपिक की नोट्स मिल जाएगी। प्लस वो रेगुलर नोट्स के अलावा मैं डेली बेसिस पे पीपीटी बनाता हूं, पीपीटी प्रेजेंटेशन वाली बुक, जिसमें फिगर्स डायग्राम्स होती है ना, समरी रिवाइज करने के लिए, ताकि एग्जाम हॉल के बाहर अकाउंट्स के पेपर के 1 घंटा पहले शांति में ठंडी हवा में झाड़ के नीचे आप लोग वो पीपीटी वाली बुक पूरी पढ़ लोगे। वो पीपीटी वाली बुक मैं प्रिंटेड फॉर्म में नहीं दूंगा, वो सॉफ्ट कॉपी में दे दूंगा, फिर किसी को प्रिंट निकालना है तो निकाल लेना, ठीक है। वो प्रिंटेड फॉर्म में कलर बुक बहुत महंगी जाएगी और बच्चे बहुत सारे हैं, समझ में आएगा। मुझे भी जवाब देना पड़ता है किसी को घर पे कि आज अकाउंट से इतना डेबिट क्यों हुआ। कल मेरे उधर के बैच में कल बर्गर बुलाए, 120 बर्गर बुलाए, मैसेज गया ना उधर 7,900 कुछ स्विगी वाले के चार्जेस पकड़ के, मेरे वाइफ का मैसेज किधर, तो मैं समझ गया कि वो क्या पूछ रही। मैंने बोला अच्छा उसने भी इतना लिखा, किधर? मैंने बोला कुछ नहीं, बच्चों के लिए बर्गर बुलाया था, उसके लिए स्पेंड किए। ओके ओके, बस खत्म। क्या लिखा उसने सिर्फ, किधर?
चलो आ जाओ। सो छठे नंबर की चीज है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 3 से 4 नंबर अब इसके फिक्स है। देखो मैं लिख रहा हूं, शायद आप लोगों को देखने के बाद काफी सारी चीजें याद आ जाए इसके अंदर की। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशन प्रिंसिपल को रियल लाइफ में हम लोग साइमल्टेनियसली यूज कर लेते हैं, है ना। प्रैक्टिकल लाइफ में तीनों का एक ही मतलब है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशंस एंड प्रिंसिपल्स। सुनो बेटा प्लीज ध्यान देना, पहले से जो चाली रीति प्रथा कन्वेंशन कस्टम जो चली आ रही है वही बाद में क्या बन गए, कॉन्सेप्ट, और वो ही क्या बन गया बेटा, प्रिंसिपल। जैसे पहले किसी ने किसी को मार दिया तो उसको हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया जाता था, है ना, प्रथा थी। फिर बाद में, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, भैया तूने उसको मारा तो तेरी भी मौत अब निश्चित है, ये कॉन्सेप्ट था। तूने उसको क्यों मारा, तो अब तुझे भी मरना होगा, ये कॉन्सेप्ट था। फिर कन्वेंशन हो गया, और वही आज क्या बन गया, प्रिंसिपल, कानून कायदा, ताजीरात हिंद दफा 302 के तहत फांसी की सजा। समझ में आ रहा है सभी को, जो पहले कन्वेंशन थे, कॉन्सेप्ट थे, वही आज क्या बन गया, प्रिंसिपल। तो रियल लाइफ में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशन, प्रिंसिपल को साइमल्टेनियसली यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको वन बाय वन एक एक कॉन्सेप्ट बताना शुरू करता हूं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट मजेदार है, रट्टाबंदी मत करना, समझना, एग्जाम में लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं। आज आपके काफी सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। अगर किसी बच्चे ने 11-12 कॉमर्स किया होगा, नहीं किया होगा तो चिंता मत करना, आगे फाइनल अकाउंट टॉपिक के अंदर में कॉन्सेप्ट वापस कुछ कुछ रिवाइज हो गए इसमें के, है ना, चिंता मत करो, आ जाओ। सो पहला वाला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट, मुन्ना बोल तो, सेपरेट एंटिटी लिखना है, और बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी, और इसी को प्यार से बोल देते हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट, एंटिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसी को प्यार से क्या बोल देंगे, एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलो अब मैं जो भी डायग्राम बनाऊं, घोड़ा गधा कुत्ता, वो आपने भी बना लेना, ठीक है। चलो मुन्ना अच्छे ध्यान दो, क्या कहता है बेटा कॉन्सेप्ट, फटाफट से वन बाय वन, है ना, एक एक सेकंड में बोलो तो। बिजनेस और ओनर अलग अलग पर्सन है, ठीक है, और सेपरेट अकाउंट्स मेंटेन करना है, और वेरी गुड, बिल्कुल सही जा रहे हो, और बोल बेटा, हाँ, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, जो हम लोग करते हैं ना कि while recording the transaction we have to think from the point of view of business and not from the point of view of any other third person। जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे तब हमें बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ना कि किसी थर्ड पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और हाँ, नो, परपेचुअल सक्सेशन के लिए बिजनेस एंटिटी नहीं आएगा यहाँ पे, वो आगे जब कंपनी बताऊंगा तब वो आप जो बोल रहे हो ना कि सेपरेट लीगल पर्सन है, परपेचुअल सक्सेशन है, लंबे समय तक चलेगा, वो गोइंग कंसर्न में आने वाला है ना, बता दो। चलो अच्छे ध्यान देना, यहाँ पे हमने क्या सोचना है बेटा, लिखो ओनर, एकदम शॉर्ट में, नोट्स में सारी चीजें दी है, ओनर एंड बिजनेस, ओनर एंड बिजनेस, बट नोट्स में जो भी दिया है वो 100% एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, लिखवा के दे रहा हूं शॉर्ट में, ताकि आपकी समरी नोट्स बन जाए साथ साथ पूरे सब्जेक्ट के, ठीक है। ओनर एंड बिजनेस आर सेपरेट पर्सन, पहली चीज। record transactions from the point of view of business, record transaction from the point of view of business। उसके बाद बोलो बेटा, maintain separate accounts, किस किस का, बिजनेस का और ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन का। ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस के बुक्स में मत लिखो। ओनर के घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल ओनर ने पे किया, उसका एंट्री बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, लॉजिक पता होना चाहिए ना, ऐसा क्यों नहीं होता है, रीजन बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चलो आ जाओ, ये तो वो चीजें थी जो आपने बोली, अब थोड़ा सा और इसमें एडिशन करते हैं। ले मुन्ना ध्यान दे जरा स्क्रीन पे। अच्छा आप सभी ने देखा होगा ये
बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में हम लोग लिखते हैं कैपिटल, ओनर ने जो इन्वेस्ट किया बिजनेस में। अब मुझे एक बात बताओ, बिजनेस तो ओनर का ही है, वो पैसा क्या किसी को देना है क्या? लाइबिलिटी मतलब क्या? फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ना मुन्ना, प्लीज ध्यान देना। लाइबिलिटी मतलब फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, वो पैसा किसी को देना है क्या? नो, बट फिर भी लाइबिलिटी में लिखा है। क्यों? क्योंकि ओनर और बिजनेस अलग अलग पर्सन है। बिजनेस ने ओनर से पैसा लिया, ओनर अलग पर्सन है, और जब भी किसी अलग पर्सन से पैसा लेते तो इन फ्यूचर हमें वापस करना है क्या? कब वापस करना है? जब फ्यूचर में धंधा बंद होगा। जब फ्यूचर में धंधा बंद होगा, कब बंद होगा पता नहीं, जब भी बंद होगा तब ओनर को वापस करना पड़ेगा उसका कैपिटल। कौन वापस करेगा? बिजनेस ओनर को उसका कैपिटल वापस कर लेगा, वापस कर देगा। यस और नो? इन फ्यूचर वापस करना है मतलब वो क्या है? लाइबिलिटी। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि कैपिटल को लाइबिलिटी साइड में क्यों लिखते हैं, एक वर्ड में आंसर है बिजनेस एंटिटी। यस और नो? चलो आगे, पक्की बात। एक और चीज, प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ऐड कर देते हैं। लॉजिक क्या है? प्रॉफिट किसका है? ओनर का। प्रॉफिट भी किसका अधिकार है? ओनर का। बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आने वाला है उस पे किसका अधिकार है? ओनर का। क्यों लिखते हैं प्रॉफिट? प्रॉफिट किसी को देना होता है क्या? नो, ओनर का ही है। बिजनेस भी ओनर का ही है, बट ओनर और बिजनेस दोनों अलग पर्सन है। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कौन लेके जाएगा, या वो प्रॉफिट बिजनेस किसको देने वाला है? ओनर को। अच्छा, किसी और को देना है मतलब लाइबिलिटी, इसीलिए प्रॉफिट लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। इसीलिए लॉस को असेट साइड में लिख देते हैं, या फिर कैपिटल से माइनस कर देते हैं। लाइबिलिटी माइनस करना है या असेट में लिखना, बात तो एक ही है। यस और नो? सब लोग साथ में बेटा, पक्की बात? डन। उसके बाद और एक चीज, अच्छा, ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन बिजनेस में लिखना नहीं, ऊपर हमने यहीं पे डबल करके लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, लिख लिया बेटा सभी ने? याद रहेगा? अरे हमने ऊपर ही लिख दिया ना दोनों पॉइंट। ओनर के पर्सनल ट्रांजैक्शन भी यहाँ पे नहीं लेना है। दूसरा वाला कॉन्सेप्ट बताओ बेटा, फटाफट से बता देना। हाँ, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न लिखो, सारे कॉन्सेप्ट एग्जाम में 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन बेटा कॉन्सेप्ट के ऊपर में। हाँ, बोलो बेटा, गोइंग कंसर्न क्या कहता है? 1 बाय 1 फटाफट से यो। हाँ, बिजनेस का लाइफ लंबा चलने वाला है, इनफाइनाइट लाइफ है बिजनेस का, नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद नहीं होगा, और बोलो, हाँ, बिजनेस अमर है, वही लंबा लाइफ है, इनफाइनाइट लाइफ है। और दूसरा मैंने क्या बोला? पॉइंट एक, नियर फ्यूचर में हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा। ना ही नेसेसिटी है ना ही इंटेंशन है, मतलब मेरा कोई इंटेंशन नहीं ही है, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं नियर फ्यूचर में बिजनेस बंद करूं, और ना ही ऐसी कोई नेसेसिटी है। और हाँ, परपेचुअल सक्सेशन, ठीक है, कंपनी के किस में आएगा ये, और वही इनफाइनाइट लाइफ है, लंबा चलने वाला है। हम अगर नहीं है तो हमारे बच्चे कच्चे बिजनेस को संभालेंगे, ठीक है। और कोई? ठीक, हाँ बोलो। प्रैक्टिकल, हाँ, प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन, ये क्या हुआ? बताता हूं, मैं जानता हूं क्या बोलना चाह रही है बच्ची, एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। चलो ठीक है, लिखूं अब मैं। अब देखो, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की असली माया अब आपको समझ में आएगी। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, ये जो आपने बोला वो लिख लेता हूं कि ए मुन्ना बेटा लिख फटाफट से, लाइफ ऑफ द बिजनेस लिखो जल्दी से। लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट। लाइफ ऑफ द बिजनेस इज इनफाइनाइट। We will not close our business in near future। ना ही हमारा इंटेंशन है, नॉर नेसेसिटी, ना ही इंटेंशन है और ना ही जरूरत है। चलो, अब अच्छे से ध्यान देना। ए बेटा आ जा, चल अब सब लोग ध्यान दे दो। अच्छा, असेट का मतलब क्या होता है मुझे बताओ तो जरा। असेट यानी क्या? एनीबॉडी? रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। स्टॉप राइटिंग, स्टॉप राइटिंग, आ जाओ प्लीज ध्यान दे दो। असेट का मतलब क्या है? ए मुन्ना प्लीज ध्यान देना, बहुत ही भारी का कॉन्सेप्ट है। असेट का मतलब क्या है?
रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अच्छा, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट किसको मिलने वाला है? बिजनेस को ना। बिजनेस की असेट का बेनिफिट बिजनेस को मिलेगा, पड़ोसी को थोड़ी मिलेगा। सो असेट का मतलब होता है रिसोर्सेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। सिंस आप सभी को मालूम है एसेट्स ये क्या है? रिसोर्सेस ऑफ द बिजनेस हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। तो इसमें जो एफ है ये क्या है बेटा? फ्यूचर। मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर में बेनिफिट कब मिलेगा? जब मेरा बिजनेस फ्यूचर में जिंदा रहेगा। अच्छा, मेरा बिजनेस फ्यूचर में क्यों जिंदा है? गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न है, देख बेटा, ए मुन्ना ध्यान दे, गोइंग कंसर्न है तो बिजनेस का फ्यूचर है, फ्यूचर है तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो ही वो रिसोर्स असेट है। चलो आगे, गोइंग कंसर्न ही नहीं तो बिजनेस का फ्यूचर भी नहीं, फ्यूचर नहीं तो फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट किसको मिलेगा? किसी को नहीं। और जब फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं तो वो चीज क्या बन जाएगी? एक्सपेंस। क्योंकि शॉर्ट टर्म बेनिफिट किसका होता है? एक्सपेंस का। इमीडिएट बेनिफिट, फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, जो है वो आज ही है। समझ में आया क्या सर? मतलब अगर गोइंग कंसर्न है तो असेट है, गोइंग कंसर्न नहीं तो सारे रिसोर्स एक्सपेंस है। हाँ, मतलब सर असेट और एक्सपेंस के बीच में चीन की दीवार बन के कौन खड़ा है? गोइंग कंसर्न। यही वो कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से आप लोग आपके जीवन में असेट और एक्सपेंस को बाइफरकेट करते हो। असेट और एक्सपेंस को किसने बाइफरकेट किया? आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछा है तो उसको बोलना इधर आ बैठ। उसको बाइफरकेट करने वाला कौन है? गोइंग कंसर्न। क्यों? क्यों उसने पूछा क्यों, तो उसको बोलना तेरे पास समय है आधे मिनट का? बोलेगा हाँ है। तो सुन, असेट ये फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट वाले रिसोर्सेस है। बोलेगा हाँ। सो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट कब मिलेगा? जब हमारा बिजनेस फ्यूचर में जिंदा रहेगा। हमारा बिजनेस फ्यूचर में क्यों जिंदा है? क्योंकि गोइंग कंसर्न है। सो गोइंग कंसर्न है तो फ्यूचर है, फ्यूचर है तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है तो ही वो रिसोर्स असेट है। गोइंग कंसर्न नहीं तो फ्यूचर भी नहीं, फ्यूचर नहीं फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं तो असेट भी नहीं, असेट नहीं तो क्या बन गया? एक्सपेंस। सो असेट और एक्सपेंस को बाइफरकेट करने वाला, जुदा करने वाला कौन है? गोइंग कंसर्न। एक और चीज बता देता हूं इसी को मद्देनजर रखते हुए, कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट लॉन्ग टर्म रहता है क्या? और रेवेन्यू एक्सपेंस का बेनिफिट लॉन्ग टर्म क्यों है? क्योंकि गोइंग कंसर्न है। और अगर गोइंग कंसर्न नहीं है तो सब कुछ क्या हो गया? शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब रेवेन्यू एक्सपेंस क्या? एक और आपका कॉन्सेप्ट रेडी हो गया। कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, कैपिटल रेवेन्यू आइटम को भी किसने बाइफरकेट किया? गोइंग कंसर्न ने। अच्छा, बिजनेस में आपने देखा होगा लॉन्ग टर्म असेट और दूसरा क्या होता है? शॉर्ट टर्म असेट। तो ये जितने भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म आइटम है उनको भी किसने बाइफरकेट किया? गोइंग कंसर्न ने। आपको अगर एक चीज पता होगी तो ठीक है, देखो पहले आपके सिलेबस में था सीए फाउंडेशन के काफी पहले, जॉइंट वेंचर नाम का टॉपिक आपके सिलेबस में था। क्या नाम का? जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है? दो या दो से ज्यादा लोग थोड़े समय के लिए एक साथ आ रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं और अपने अपने रास्ते निकल जा रहे हैं, और उस काम का जो भी फल मिलेगा वो आपस में बांट रहे हैं। तो इनके इस टेम्पररी पार्टनरशिप को, इनके शॉर्ट टर्म पार्टनरशिप को जॉइंट वेंचर बोलते हैं। बरोबर है? इनके रिश्ते का कोई नाम नहीं है, इनके रिश्ते का कोई नाम नहीं है। पार्टनरशिप हस्बैंड वाइफ परमानेंट पार्टनरशिप है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जॉइंट वेंचर टेम्पररी पार्टनरशिप है। प्यार को प्यार रहने दो, उसे कोई नाम ना दो। जॉइंट वेंचर ये फर्म का कोई फर्म नेम नहीं होता है, पार्टनरशिप फर्म का फर्म नेम होता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। जॉइंट वेंचर में थोड़े समय के लिए साथ में है। सर इसका एग्जांपल, दो बिल्डर है, एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसमें 5000 फ्लैट कंस्ट्रक्ट करने हैं। नाइस बिल्डर की औकात है, नाइस बिल्डर की औकात है कि अकेला पूरा कर सकते। तो दोनों बिल्डर कॉम्पिटिटर थे, दोनों ने आपस में बात किया, सुन भाई मुझे मालूम है तू भी वो काम पूरा नहीं कर सकता है और तू भी नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता हूं, तो क्यों ना सिर्फ उस काम के लिए हम दोनों साथ में आए।
थोड़े समय के लिए काम पूरा करे, उससे जो भी प्रॉफिट होगा आपस में बांट लेंगे और उसके बाद तू तेरे रास्ते में मेरे रास्ते। अगर हम दोनों साथ में नहीं आए तो कोई तीसरा ही आके वो कॉन्ट्रैक्ट लेके चला जाएगा। तो दोनों बिल्डर ने सोचा कि उस स्कीम के लिए, उस पर्टिकुलर वर्क के लिए हम साथ में आएंगे, काम पूरा करेंगे और जैसे काम पूरा होगा दोनों अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। मतलब टेम्पररी पार्टनरशिप है क्या? बेस्ट एग्जांपल ऑफ जॉइंट वेंचर। अब बताओ, वो थोड़े समय के लिए साथ में आ रहे तो कोई फर्म नेम वगैरह क्रिएट करेंगे क्या? नो, थोड़े समय वाले रिश्ते का कोई नाम नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म अगर होती तो उसका कुछ ना कुछ नाम होता, ए बी कंपनी, ये कंपनी, वो कंपनी। कुछ समझ में आ रहा है सभी को? यस और नो? क्या समझ रहा है? तो क्लियर है ना? सो एक और चीज, जॉइंट वेंचर थोड़े समय के लिए है। सो जॉइंट वेंचर थोड़े समय के लिए, मतलब ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा क्या? सर क्या मतलब? जॉइंट वेंचर में असेट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, लॉन्ग टर्म कुछ नहीं होता है? कुछ नहीं, क्योंकि गोइंग कंसर्न ही नहीं तो जॉइंट वेंचर में कोई असेट अकाउंट भी नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले आइटम भी नहीं। मतलब जॉइंट वेंचर में सब कुछ शॉर्ट टर्म है। इसीलिए जॉइंट वेंचर के अंदर में अगर ये लोग बुलडोजर, जेसीबी है ना, सीमेंट मिक्स करने का भी मशीन खरीदते हैं तो भी वो क्या लिखते हैं? जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। खर्चा भी है तो भी जॉइंट वेंचर, और 10 करोड़ की मशीन भी खरीदा तो भी जॉइंट वेंचर अकाउंट डेबिट। मतलब उस मशीन को भी इन्होंने कैसे ट्रीट किया? एक्सपेंस की तरह। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म तो है नहीं, गोइंग कंसर्न नहीं तो लॉन्ग टर्म नहीं। ये बात समझ आई सभी को? सो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आया? क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्या है समझ में आया? बचे हुए कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे। नहीं है हमारे पास 5 मिनट और समय है अभी। आ जाओ, बोलो बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है? हाँ, एनीबॉडी? किसी ने कुछ पूछा भी? सर नहीं? चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिख लो, तीसरा वाला लिख बेटा, अच्छे से ध्यान देना। थर्ड कॉन्सेप्ट, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट लिखो। कंजर्वेटिज्म। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज पूछो, डाउट पूछ लिया करो बेटा क्लास के अंदर ही। कौन सा वाला? पहले वाला दिखाओ स्क्रीन एक बार। हाँ, कंजर्वेटिज्म क्या होता है बेटा? एनीबॉडी? कोई बोलो तो। कंजर्वेटिज्म बोल बेटा। पुराने जमाने की सोच रखना है, बिल्कुल सही बोल रहा है। कंजर्वेटिव, हाँ हाँ, पॉसिबल लॉसेस। ओके, और कोई? हाँ, और पेट बीच में आ जाता है, देखो हाथ भी नहीं पहुंच रहे नीचे तक। हाँ बोल। सारे लॉसेस को, तुम दोनों के सेंटेंस को मैं मर्ज करता हूं। ऑल पॉसिबल लॉसेस को रिकॉर्ड करना, ठीक है, और प्रॉफिट को, पॉसिबल प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं करना। जो एक्चुअल प्रॉफिट हो गया उसे तो कर लो, पर जो हो सकता है उसे रिकॉर्ड। चलो कंजर्वेटिज्म फटाफट से बता रहा हूं। वो सलमान खान, प्रियंका चोपड़ा और अक्षय कुमार का कौन सा मूवी था रे? मुझसे शादी करोगे, मुझसे शादी करोगे था ना, है ना? उसके अंदर में सलमान खान का वो रूम के अंदर में पिगी बैंक बनाता है, मालूम है क्या? माँ की आंखों के ऑपरेशन के लिए, बहन की शादी के लिए और रानी के लिए। वो प्रियंका चोपड़ा का नाम रानी रहता है ना, उसको कोई तो कॉन्सर्ट में जाना रहता है, पैसे लगते हैं। देखा है ना मूवी सभी ने? तो सलमान खान ने पिगी बैंक बनाए होते हैं तीन। एक माँ की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, फ्यूचर में खर्चा होने वाला है, तो अभी से उसके लिए सेविंग करता था। एक बहन की शादी होने वाली फ्यूचर में, तो अभी से उसके लिए सेविंग करता था। एक पिता भी अपने बेटी की शादी के लिए सेविंग करता है, बरोबर है क्या? और तीसरा रानी के लिए उसने बनाया था। तो सलमान खान वहां पे कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट ही फॉलो कर रहा था। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंजर्वेटिव बन जाओ, मारवाड़ी बन जाओ, कंजूस बन जाओ। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली, मैं आकाश सर मारवाड़ी है ना, तो इसीलिए मैं अपने आप से बोल रहा हूं, तो किसी ने पर्सनली लेना है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। मतलब क्या है बेटा? फ्यूचर में अगर कोई खर्चा हो रहा है, आपको अगर ऐसा लगता है, तो उसके लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट करो। फ्यूचर में अगर कोई खर्चा हो रहा है तो उसके लिए अभी से प्रोविजन क्रिएट करो। लेकिन फ्यूचर में कोई इनकम हो रही है तो उसको खुश होकर आज पार्टी मत दो। आप सब लोग चार्टर्ड अकाउंटेंसी की एग्जाम पास होने वाले हो, यस और नो? अरे जोर से होने वाले हो ना? अब अच्छा लगा है ना? यस सर, देखेंगे हुआ तो ठीक। होने वाले हो? अभी आपने जोर से बोला यस, चलो पार्टी दो मेरे को। पास होने वाले हो ना, तो पार्टी दो। हाँ, ये जो आपने बोला ना कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट की वजह, सर फ्यूचर में हम एग्जाम पास होने वाले हैं लेकिन उसकी पार्टी अभी नहीं देंगे। फ्यूचर में होने वाले खुशी के लिए हम आज पार्टी नहीं करते,
मीन्स यू आर फॉलोइंग द कंजर्वेटिज्म, आप कंजर्वेटिव हो। लेकिन फ्यूचर में आपका एग्जाम है, तो पढ़ाई फ्यूचर में करोगे आज से ही कर रहे हो? पार्टी आज नहीं दे रहे हो, लेकिन एग्जाम की पढ़ाई आज से ही कर रहे हो। समझ में आया क्या? सो फ्यूचर में अगर कोई एक्सपेंस लॉस है तो उसके लिए अभी से चिंता करो, प्रोविजन करो। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई इनकम हो रही है तो उसके लिए अभी से खुश होकर पार्टी नहीं देना है। सो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एंटीसिपेट, मुन्ना लिखो, एंटीसिपेट फ्यूचर एक्सपेंसेस और लॉसेस, बट do not anticipate future income or gain। समझ में आया क्या? सो सलमान खान को पता था फ्यूचर में मां की आंखों का ऑपरेशन होने वाला है, तो उसने बना लिया प्रोविजन फॉर मां की आंख, प्रोविजन फॉर बहन की शादी, प्रोविजन फॉर रानी। यस और नो? उसने प्रोविजन क्रिएट किया था ना, पीके बनाया था। सो आज के बाद अगर आपसे कोई सवाल पूछता है कि हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट क्यों बनाते हैं, उसको बोलना नहीं दे रहा। उसके पीछे की वजह है कंजर्वेटिज्म। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये फ्यूचर में पैसा डूब जाएगा, डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट। उसके पीछे की एक वर्ड में वजह क्या है? कंजर्वेटिज्म। अब समझ में? बचपन में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डिटेल में देखेंगे, प्रोविजन फॉर बैड और डाउटफुल डेट फाइनल अकाउंट टॉपिक में, क्यों, कैसे, काय को, है ना, लॉजिक पूरा डिटेल में उसके पीछे का, आरडीडी, न्यू आरडीडी, ओल्ड आरडीडी क्या है ना, डिटेल में। यहां से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतने छोटू से मेरे 2 शब्द बोल करके मैं आज का लेक्चर यहीं समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय बाय।